नमस्कार, प्रणाम। और आप सभी का स्वागत है इस एग्ज़ाम कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। ये हिंदी का चल रहा है विषय। और कल हमने आपको यानी पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, उसमें कारक के बारे में जानकारी थी। अब आते हैं हिंदी के अंतिम भाग में। देखिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जो ये व्याकरण चल रहा था, व्याकरण का भाग चल रहा था, जो बच्चों ने पीछे नहीं देखा होगा फिर से एक बार समझ लीजिएगा। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 4 भाग होते हैं। इसमें वर्ण विचार में हमने वर्णमाला पे पूरा अध्ययन किया और वर्ण विचार के बाद शब्द विचार आया। वर्ण से शब्द बनता कैसे है, तो वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं। वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं, जिन्हें कहा जाता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर से समझ लीजिएगा। यानी व्याकरण के भाग आपके सामने लिखे हैं और उसके बाद ये कहा गया कि वर्ण विचार और वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो ये शब्द निर्माण की इकाई है। इनको पढ़ने के बाद फिर शब्दों पे चर्चा हुई। शब्द क्या है, शब्द का प्रयोग कैसे होता है, शब्द में क्या क्या चीज देखी जाती है, इन सब चीजों पर अब आज का जो विषय है वो वाक्य विचार है। यानी हिंदी व्याकरण का अंतिम भाग वाक्य विचार है। फिर से समझ लो, हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार, जिसमें वर्णमाला पर चर्चा करते हैं, जो हो गई है। शब्द विचार, शब्दों के भेद, शब्दों के रूप, शब्दों के प्रकार, शब्दों की वर्तनी, शब्दों का प्रयोग, ये सारा उसमें हो गया। अब आता है वाक्य विचार। और वर्ण से वाक्य कैसे बनेगा ये भी बता दिया था कि शब्द से वाक्य कारक चिन्हों के माध्यम से बनता है। कैसे बनता है? कारक के माध्यम से। कारक के माध्यम से वाक्य का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, वाक्य बनता कैसे है। वाक्य शब्दों के संयोग को कहते हैं। अब जैसे आपने लिखा राम, रावण, वाण, मैदान, मारा। अब ये सभी शब्द लिखे हैं, ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों को जोड़ेगा कौन? इन शब्दों को जोड़ेगा कारक। अब देखिए, शब्द को जोड़ते हैं। राम ने रावण को वाण से मैदान में मारा। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया आपका वाक्य। यानी कारकों के द्वारा शब्दों को जोड़कर जो चीज बनती है उसे वाक्य कहा जाता है। अर्थात कारक शब्दों को जोड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं, तो ये बनता है वाक्य। कारक से क्या है? कारक से वाक्य निर्माण होता है। वाक्य निर्माण होता है। अब वाक्य में हमें क्या क्या पढ़ना है? वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के भेद क्या हैं, वाक्य की
रूप कितने हैं, तत्व कितने हैं, अंग कितने हैं, इन सभी पर हमें चर्चा करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब वाक्य की लिखते हैं परिभाषा। वाक्य की परिभाषा देखिएगा कैसे होगी। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और हमने आपको बता दिया कि जब भी पढ़ा करें, क्लास लिया करें, अपना एक कोई नोटबुक रख लें, कागज रख लें, कलम रख लें। हम आपको हर जो भी पार्ट आएगा, जो टॉपिक आएगा, जो बिंदु आएगा, उसकी परिभाषाएं भी बताते रहेंगे और क्रम से वो चीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस प्रकार से जैसे आप ऑनलाइन न पढ़ करके ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि आप कहाँ भ्रमित हो पाएंगे या कहाँ आपकी समस्याएं आएंगी और उनका समाधान कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम इससे देख लेंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण दिया जाता है, बिल्ली चूहे के पीछे भागती है। बिल्ली चूहे के पीछे भागती है। अब ध्यान दो, ये उदाहरण आया कि बिल्ली चूहे के पीछे भागती है। प्रश्न क्या था कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका एक भाव बन जाता है, जिसका एक अर्थ बन जाता है, निश्चित अर्थ भी प्रकट हो जाता है, वाक्य कहलाता है। तो ये थी वाक्य की परिभाषा और ये वाक्य का एक उदाहरण था। अब देखते हैं वाक्य के तत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। वाक्य के तत्व। अब देखो बेटा, हमको देखना है वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। जब भी कभी ये प्रश्न पूछा जाए, वाक्य के तत्व के बारे में जानकारी दी जाए, तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। ये 6 तत्व कौन कौन से हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला तत्व है सार्थकता। वाक्य का पहला तत्व कौन सा है, सार्थकता है। यानी वाक्य का कोई न कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्य का कोई न कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। जो भी आप वाक्य लिखें, जो वाक्य का प्रयोग करें, इसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। यानी सार्थक शब्दों का प्रयोग ही वाक्य में, कोई वाक्य का कोई न कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। अगर निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य नहीं बन पाएगा। दूसरा वाक्य का तत्व होता है जिसे आप कहते हो योग्यता। यानी अगला तत्व क्या है वाक्य का, अगला वाक्य का तत्व है योग्यता। यानी वाक्य के शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी वाक्य के शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थ प्रकट
करने की अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, वाक्य भले ही सार्थक हो, बहुत ध्यान समझिएगा, वाक्य भले ही सार्थक हो, लेकिन वाक्य का ओ सॉरी शब्द भले ही सार्थक हो, लेकिन शब्द का वाक्य में ऐसे इस्तेमाल हो जिससे प्रसंग के अनुसार योग्यता प्रकट कर सके। अब जैसे अगर कोई लिख दे, चाय खाई जाती है, चाय खाई जाती है, अगर ये शब्द लिखा होगा चाय खाई जाती है, तो हालांकि चाय खाई जाती है, ये शब्द सभी सार्थक हैं, लेकिन इन शब्दों का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इनके इस्तेमाल अनुचित किया गया है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, चाय खाई नहीं, चाय पी जाती है। ठीक है, यानी वाक्य में ऐसे शब्द आए या ऐसे शब्दों का चयन करना अनिवार्य है जिसका कोई अपना अर्थ हो। अगर कहीं कहा कि हिमालय से रेत पिघलती है, शब्द तो सभी सार्थक हैं, प्रयोग गलत है कि हिमालय से रेत नहीं, हिमालय से बर्फ पिघलती है। तो इस प्रकार सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये खाई शब्द गलत हो जाएगा, यहाँ पी शब्द होना चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक है, ये आपको जानना है। अगला आता है निकटता। निकटता, निकटता में क्या होता है कि आकांक्ष वो निकटता बोलने या लिखते समय वाक्य के शब्दों में निकटता का होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी बोलते या लिखते समय शब्दों की निकटता अनिवार्य है। शब्दों की निकटता क्या है, अनिवार्य। जैसे अब मान लिया आपको बताना है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आपने लखनऊ शब्द कहा, फिर और जने क्या न का बोलते रहे, 1 घंटा बाद कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब सुनने वाला कह रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो इस प्रकार से दोनों शब्दों के बीच तालमेल होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए, ताकि अपेक्षित अर्थ भी प्रकट हो। और लिखते समय एक शब्द यहाँ लिखा, फिर आपने बहुत सी जगह छोड़ दी, दूसरी जगह लिखा। कुछ लोग अपनी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए शब्दों के बीच में स्पेस देते रहते हैं। स्पेस देना अच्छी बात नहीं, कितना स्पेस है। अब आपको एक लाइन में 2 ही शब्द लिखो तो इतने स्पेस की भी आवश्यकता नहीं होती है। और अगला है आकांक्षा। आकांक्षा, अगला आकांक्षा इसमें माना गया है। तो आकांक्षा क्या होता है, आकांक्षा का मतलब इच्छा होती है। यानी पढ़ने वाला या सुनने वाला, आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ सुनते हैं, तो आपकी कुछ इच्छा होती है। तो सुनने और पढ़ने में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करें, यानी वाक्य अपने आप में संपूर्ण हो। अब जैसे किसी ने कहा रोहन लखनऊ जाता, अब आगे है लगाए ही नहीं, तो क्या वाक्य पूरा नहीं बना, यानी वाक्य में क्या हुआ, आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए उनके आना जरूरी है। आकांक्षा में क्या है, लेखक, पाठक या श्रोता की इच्छा का की पूर्ति होनी चाहिए।
यानी कुछ लिखने या पढ़ने में आपकी कोई न कोई इच्छा रही होगी, उसकी पूर्ति वो वाक्य अवश्य करता रहे, ये जरूरी है। और उसके बाद आता है नंबर 5 पे पद क्रम। पदों का जो क्रम है वो बहुत ही जरूरी है। वाक्य में पदों का उचित क्रम आवश्यक है। उचित क्रम आवश्यक है। ये होता क्या, ध्यान दीजिएगा। शब्द के निर्माण में कर्ता, कर्म और क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका जो क्रम है वो क्रम अपने आप में अवश्य रूप से बना रहे। ये क्रम होता क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। अब जैसे होगा रोहन ने रोटी खाई। अब यहां कोई लिख दे रोहन खाई ने रोटी, तो आज शब्द तो आपने वही सब लिख दिए, लेकिन शब्दों का जो क्रम था, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया का जो स्वरूप होता है, इस स्वरूप में शब्द अवश्य होने चाहिए। तो पद, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अलग लिखा होता है वो शब्द होता है, और जब जुड़ करके वाक्य बनाते हैं तो इन्हीं को पद कह दिया जाता है। कई लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि शब्द क्या है, पद क्या है। शब्द और पद एक ही बात है। राम अलग लिखा वो शब्द है, राम ने रावण को मारा, ये जुड़ गए आपस में, वाक्य बन गया। अब उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। इसके बाद लास्ट में जो छठा पॉइंट है वो है अन्वय। अन्वय में क्या होता है, अन्वय का जो शाब्दिक अर्थ है, देखिए अन्वय का शाब्दिक अर्थ है मेल। अन्वय का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, यानी वाक्य में, वाक्य के अंदर क्या होता है, अर्थात वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक का उचित तालमेल हो। उचित तालमेल हो, यानी यहां पर क्या होना चाहिए, लिंग, काल, कारक, वचन, पुरुष, आज उचित तालमेल होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया लिख दिया गया राम ने रोटी खाया। अब शब्द तो सही है, पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, तो लेकिन राम ने रोटी खाया शब्द नहीं होगा, राम ने रोटी खाई शब्द होगा। अर्थात इसमें क्या है, इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है। लिंग संबंधी त्रुटि, जब वाक्य शुद्ध या अशुद्ध को आप देखते हैं, शुद्ध वाक्य पहचानना होता है, अशुद्ध वाक्य पहचानना होता है। तो ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य इसी प्रकार से होते हैं। क्रिया संबंधी त्रुटि है, लिंग संबंधी त्रुटि है। किस प्रकार की त्रुटि है, तो अन्वय का मतलब होता है वाक्य में आए हुए शब्दों का जो लिंग है, पुरुष है, काल है, वचन है, ये क्रम से होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, ये चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं आपको जानने के लिए। अब देखिए, इस प्रकार से आपने क्या देखा कि वाक्य के 6 तत्व होते हैं। अगर ये 6 तत्व हैं तो वाक्य उतना ही सटीक होगा। इन तत्वों पर एक बार फिर आप नजर दौड़ाइएगा। सार्थकता, वाक्य में ऐसे
शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अपना कोई अर्थ होता है, तो सार्थक शब्दों का चयन करें। योग्यता, उन शब्दों में, वाक्य में जो शब्द आए हैं वो अपनी बात को कहने में सक्षम है, यानी वो अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद आता है निकटता, शब्द आपस में एक दूसरे के निकट हों। आकांक्षा, प्रत्येक श्रोता या पाठक की कोई न कोई इच्छा होती है, उस इच्छा की पूर्ति वाक्य करता रहे, ये जरूरी है। फिर आता है पदक्रम, पदों का अपना क्रम होना चाहिए और अन्वय अर्थात लिंग वचन काल कारक के बीच का तालमेल उचित तरीके से होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य के जो 6 तत्व हैं, 6 भेद हैं, वो आपको बताए गए। अब इसके बाद आता है वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय ये क्या क्या चीजें दोनों हैं, जिसके बारे में वाक्य होता है उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। यानी कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य। विधेय क्या है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। दोनों की परिभाषा आपके सामने लिख दी गई है। यानी जिसके बारे में वाक्य होता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है रोहन स्कूल जाता है। रोहन स्कूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के निर्माण में कर्ता, कर्म और क्रिया का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ क्या आपको ध्यान रखना है, जो कर्ता है यही वाक्य का उद्देश्य होता है, और कर्ता के अलावा जो कुछ भी है वो सब वाक्य का विधेय है। सेंटेंस में वाक्य में जो कर्ता है वो वाक्य का उद्देश्य है। कर्ता के अलावा कर्म है, क्रिया है, जो कुछ भी है वो सब विधेय की श्रेणी में आएगी। परिभाषा क्या है, जिसके बारे में वाक्य होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ये जो वाक्य आपके सामने में है, वाक्य किसके बारे में है, ये वाक्य रोहन की जानकारी दे रहा है। किसकी जानकारी दे रहा है, रोहन की जानकारी दे रहा है। रोहन ही इस वाक्य का क्या है, रोहन इस वाक्य का कर्ता है और रोहन इस वाक्य का उद्देश्य है। यानी कर्ता और उद्देश्य एक ही होता है। अब रोहन के बारे में क्या है कि स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है। ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा, इस पूरे शब्द को विधेय कहा जाएगा। ये पूरा शब्द विधेय कहलाए। यानी कर्म और क्रिया वो विधेय में आ जाते हैं। कर्म और क्रिया विधेय में आ जाते हैं। इसके कई रूप, कई तरीके। देखो हिंदी में कुछ करंट अफेयर तो होता नहीं है, बस उन्हीं के तरीकों को, उन्हीं के स्वरूप को, उन्हीं के रूप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। चलिए देखो और आपको हम कुछ बताते हैं। अब जैसे कहीं लिखा गया
आपने देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो यहाँ जो राम है वो करता है, पुस्तक जो है वो कर्म है, पढ़ता जो है ये क्रिया है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है इसी में। रवि का भाई राम ऐतिहासिक पुस्तक या इतिहास की पुस्तक रोज पढ़ता है। इसी चीज को इतना विस्तार से क्या लिखा गया है, मेन वही है, राम पुस्तक और पढ़ता है, इसी को आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ प्रश्न है कि रोहन का रवि का भाई क्या है। रवि का भाई यानी कर्ता का विस्तार, ये क्या है, कर्ता का विस्तार है। अब देखो ऐतिहासिक क्या है, पुस्तक यानी कर्म का विस्तार। अब पढ़ता रोज क्या है, पढ़ने के आगे है क्रिया विशेषण है, ये है क्रिया का ऐसे ही वाक्यों को विस्तार दिया जाता है और इसी प्रकार से वाक्यों को उनको हटा करके शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है। संक्षेपण पल्लवन में भी ये क्रियाएं काम में आती हैं कि कैसे वाक्य को विस्तार देते हैं और कैसे वाक्य का संक्षेपीकरण करते हैं। अब आइए बेटा पढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। वाक्य के प्रकार, वाक्य के दो प्रकार होते हैं, यानी वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वाक्य का प्रकार होता है उसे कहते हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। पहला हो जाता है रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा आपका हो जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। संख्या भी आपको पता होना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सरल या सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर भी वाक्य के 8 भेद माने गए। इन 8 को भी आप लिख लीजिएगा, वो कौन कौन से 8 भेद होते हैं। विधिवाचक या विधानार्थ या विधिवाचक वाक्य,
विधानार्थ या विधिवाचक वाक्य। दूसरे होते हैं निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य जो बच्चा हो जाता है उसे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फिर होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। चौथे नंबर पे आ जाता है इच्छावाचक वाक्य। फिर संदेहवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आ जाता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। और लास्ट में संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार आपने देखा कि 8 भेद यहां लिखे गए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं 2 बताए गए। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य, वो सॉरी रचना, और फिर अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं आपके 3। सरल या सामान्य वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो। फिर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या करते हैं, 2 वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ देते हैं। 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। फिर मिश्र वाक्य होते हैं। इसमें एक उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक उसके सहायक उपवाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 हैं। विधि, विधान अर्थ या विधिवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, कोई काम किया जा रहा हो, सूर्य पूरब से निकलता है। फिर आता है आपका निषेधात्मक, जहां पर मना किया गया हो, मना कर दिया जाए, जैसे बाहर मत खेलो। फिर आता है प्रश्नवाचक, तुम्हारा नाम क्या है। इच्छावाचक, ईश्वर आपकी रक्षा करे। संदेहवाचक, शायद आज पानी बरसे। प्रश्नवाचक। फिर आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है आज्ञा, तुम बाहर जाओ या तुम बाहर खेलो, बाहर बैठो। इस प्रकार की भी चीजें इसमें पूछ दी जाती हैं। फिर आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेत, पिताजी आए तब हम जाएं। तो इस प्रकार विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ 2 बार लिखा हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें धोखे से 2 बार लिख गया था, देख लीजिएगा। वह प्रश्नवाचक होकर के विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जिस वाक्य से विस्मय
यानी आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ बेटा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य के प्रकार कितने हैं। तो याद रखिएगा, 2, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये तो आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं। इसमें कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर अपनी रोकते हैं, इसका विस्तार से अगली क्लास में आपको बताएंगे। यदि ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो अपने मित्रों को, दोस्तों को अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सहयोगी सहपाठियों को अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।